नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। मैं साइंटिस्ट हूँ डॉक्टर RPC पूसा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आज सर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट्स मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री regarding IVF in animals, especially in high value animals. सर IVF ह्यूमंस में एक एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि हम इसको पिछले 1 दशक से यूज हो रहा है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में इसके यूज का पर्पस डिफरेंट है। ह्यूमंस में यूज करने का पर्पस यह है कि कहीं फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो या फर्टिलाइजेशन का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में सर ये प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए इसको ओवरऑल यूज किया जा रहा है। इसका पर्पस ये है कि जो फार्म की हमारी जो अच्छी गाय मीन्स हाई जेनेटिक पोटेंशियल की गाय है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। ऑब्वियसली हर्ड में सारे एनिमल्स का जेनेटिक पोटेंशियल सेम नहीं होता है, तो जो हाई MSP की जो एनिमल्स हैं वो अपने लाइफ में अगर उसको बहुत ज़्यादा हम प्रोजेनिक टेस्टेड बुल के सीमेन से, हाई MSP वाले बुल के सीमेन से भी अगर फर्टिलाइज कराते हैं तो उससे हमको एक इवेन काफ मिलेगा जो कि वो बहुत हाई जेनेटिक पोटेंशियल का होगा। लेकिन अगर नेचुरल वे में सर इसको हम करते हैं तो एक एनिमल का लाइफ स्पैन अगर हम लोग 15 साल 16 साल भी मान लें, इनका प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन करीब 10 से 11 साल का होता है, तो ये पूरे लाइफ में करीब 10 बच्चे देंगी। और बाई नेचर ये 50-50 चांस है कि ये मेल या फीमेल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बढ़िया गाय, बहुत बढ़िया जेनेटिक पोटेंशियल की गाय है, वो भी अपने पूरे लाइफ में मैक्सिमम 5 फीमेल काफ को जन्म दे सकती है। ये लिमिटेशन है नेचर का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जेनेटिक पोटेंशियल को हम लोग तेजी से प्रोलिफरेट करें सो दैट कि हमारा ओवरऑल स्टेट का, कंट्री का हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को इस्तेमाल करें एनिमल हस्बेंड्री में। IVF इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। इस टेक्नोलॉजी में सर हम लोग जो जैसा आपको बताया कि जो हाई जेनेटिक पोटेंशियल की जो काफ है उनको सबसे पहले हम लोग सुपर ओवुलेट कराते हैं। सुपर ओवुलेशन के लिए FSH हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, शेड्यूल्ड है प्रोटोकॉल उसके हिसाब से। तो हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मली जो एक साइकिल में राइट या लेफ्ट ओवरी में से किसी एक ओवरी में एक फॉलिकल डेवलप होगा, उस फॉलिकल में से ओवा रिलीज होगा। लेकिन सुपर ओवुलेशन में ये दोनों ही ओवरी में इकट्ठे कई फॉलिकल डेवलप हो जाएंगे, अप टू 20, यानी कि हम लोग 20 ओवा एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फॉलिकल में जो फॉलिकल डेवलप हुआ ओवरी के सरफेस पे, उसको हम लोग उसके अंदर जो एग्स है उनको हम लोग बाहर निकालते हैं। इसको OPU बोलते हैं, ओवम पिकअप। ये एक इन्वेसिव मेथड है। इसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रोब के साथ में एक निडल लगा रहता है। लेफ्ट हैंड से हम लोग पर रेक्टल हाथ डाल करके ओवरी को पकड़ लेते हैं पालपेट करके। राइट हैंड से प्रोब को इंजर्ट करते हैं। प्रोब के ऊपर में ही एक निडल लगा होता है, कंसेंट्रिक निडल है, जो ओवा को पिकअप करके बाहर निकालेगा। इस प्रोसेस ये एक्चुअली ये बहुत स्किलफुल टेक्नोलॉजी, इसके लिए प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग ओवरी को पकड़ के उसके ऊपर फॉलिकल को फील करते हैं और राइट हैंड से प्रोब के माध्यम से हम लोग क्लिक करते हैं फॉलिकल के ऊपर में। साथ में एक नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से उस निडल के माध्यम से जो ओवा है वो कलेक्ट होकर के बाहर में हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज़ है टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर करीब 37-38 डिग्री के आसपास है। अचानक से अगर वो बाहर निकल के आएगा, रूम टेम्परेचर में आएगा, तो एक थर्मल शॉक होगा और वो फिर फर्टिलाइज होने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो ओवा कलेक्ट होता है उसको हम लोग 37-38 टेम्परेचर उसको हम प्रोवाइड कराएं, बिटवीन 37 to 38, इससे वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन जब कलेक्शन करते हैं उसी तरह 1 by 1 क्लिक करके जो भी फॉलिकल्स हैं वो ओवरी के सरफेस के ऊपर लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी सारा ओवा को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये जब कलेक्ट करेंगे तो इस दौरान इसमें और भी जैसे डिब्रिसेस आ जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाते हैं, कई बार ओवरी का टिश्यू भी साथ में आ जाता है, तो उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं इमीडिएट। उसके साथ एक फिल्टर लगा रहता है,
तो फिल्टर करने समय ध्यान ये रखेंगे कि जो लिक्विड अंदर से आया है उसमें बहुत सारे ओवा हैं, उनको हमको सेपरेट करना है, इस बात का ध्यान रखना है, टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन करते हुए। और फिल्टर करने समय एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग जैसे चाय छानते हैं तो हम लोग चाय पत्ती डालते हैं ऊपर से, तो वो चाय पत्ती रह जाता है और बाकी का चाय अंदर आ जाता है। तो उसको बिल्कुल सरफेस को ड्राई नहीं होने देंगे, फिल्टर का सरफेस को। अगर वो ड्राई होता है तो उसका जो ओवा है वो उसके बॉटम में या उसका सराउंडिंग सरफेस में वो स्टिक कर जाएगा और फिर उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए फिल्टरिंग के दौरान ये खास ध्यान रखें कि फिल्टर में एक पानी का लेवल रहे, सो दैट कि वो तैरते रहे उसके अंदर होगा, तभी उसको हम लोग फिर बाद में काउंट कर पाएंगे। उसके लिए ओवन पिकअप के लिए साथ में मीडिया भी यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पंप के माध्यम से इसको जमा करते हैं, इसको ओपीयू मीडिया बोलते हैं। जब वो कलेक्ट हो जाए तो उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करके एक प्लेट में डाल के हम लोग ओवा को सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए जनरली स्टेरियोजूम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और उस दौरान भी उसमें हम लोग ओपीयू मीडिया को रखेंगे और उस प्लेट में से सर्च करके हम लोग ओवा को अलग अलग दूसरे प्लेट में रखेंगे, उसको वॉशिंग मीडिया में। एक्चुअली उसको वॉश करना पड़ेगा, वॉश नहीं करेंगे तो बहुत सारे डेविएशन के साथ में आ जाएंगे, और फिर आगे का प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन में या मैचुरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, कंटामिनेशन में बहुत सारा चला जाएगा। तो जरूरी है कि जो भी हम लोग ओवा कलेक्ट किया उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें और उसको सेपरेटली अलग वॉशिंग मीडिया में उसको वॉश करें। हम लोग उसको 1 बाय 1 करके सारे ओवा जो भी 18-20 कलेक्ट हुए हैं उसको हम लोग एक अलग सेपरेट प्लेट में रखते हैं वॉशिंग मीडिया में, उसको 3-4 टाइम्स वॉश करते हैं सब्सिक्वेंटली। बार बार अलग अलग मीडिया को हम लोग यूज करेंगे, मतलब अलग अलग वॉशिंग मीडिया को यूज करेंगे, सो दैट कि जो भी डेब्रिसेस है ओवा के साथ में वो छन करके बाहर आ जाए। ये सर एम्ब्रियो आईवीएफ जिसको सिंपली भाषा में बोलते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। पहले हम लोग ओपीयू करते हैं जिसको कलेक्शन ऑफ oocytes बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको मैचुरेशन करते हैं। जैसा बताया, उसको वॉश करने के बाद हम लोग उसको मैच्योरिंग मीडिया में रख करके उसको CO2 इनक्यूबेटर में रखेंगे। तब वो मैचुरेशन का पर्पस ये होता है कि जैसे ये नॉर्मल प्रोसेस देख रहे हैं, ये हम लोग कलेक्ट किए, ये oocytes है, इसको फिर फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट स्टेज है और फिर ये मोबला स्टेज होता है, ब्लास्टोला स्टेज तक आएगा, और इसी स्टेज में हम लोग इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि oocytes को पहले हम लोग जो हेल्दी oocytes हैं जिनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो फर्टिलाइज करें और बाद में चल करके बढ़िया वो हेल्दी एम्ब्रियो बने, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग ओवा जो कलेक्ट हुई है उसको ग्रेडिंग करें। ये सब देख सकते हैं ग्रेडिंग का तरीका। सबसे ऊपर में ग्रेड ए है, यानी कि जो oocytes है उसके ऊपर काफी ज्यादा COCs है, कुमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये नर्सरिंग सेल्स है, उसके सराउंडिंग सेल है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करता है वो। तो जितना ज्यादा डेंस COCs होंगे वो बढ़िया ग्रेड का oocytes है। सर बी ग्रेड का oocytes को देख रहे हैं, इसमें सर COCs का नंबर कम है, सी ग्रेड में और भी कम है, या बिल्कुल इसके जो कोरोना का जो लेयर है उसके ऊपर में बिल्कुल कहीं कहीं पे नहीं है कुमुलस oocytes। तो जनरली सी ग्रेड के oocytes को हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ए और बी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग सी को करेंगे तो इसका बहुत कम चांस है कि इसमें फर्टिलाइज करे और सेल डिवाइड करे, तो चूंकि वो हमारा मेहनत बर्बाद नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग इनिशियली ही सी ग्रेड का जो ओवा है उनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये सर ए ग्रेड का ओवा आप देख रहे हैं क्लियरली कि इसमें बहुत ज्यादा कुमुलस सेल्स काफी डेंस है। इसमें 3 ओवा दिख रहे हैं सर, ये बीच में जो डेंस दिख रहा है वो प्रोन्यूक्लियस दिख रहा है वो, तो ये बिल्कुल ही डेंस है ए ग्रेड का, और ऐसे ओवा का चांस बहुत ज्यादा है कि वो हेल्दी एम्ब्रियो बने और वो कंसीव करे एनिमल्स। ये बी और सी ग्रेड का ओवा है, ये स्पेशली सी ग्रेड के हैं, इनका बहुत कम चांस है कि वो फर्टिलाइज कर पाए और फिर फर्दर वो एक हेल्दी एम्ब्रियो के रूप में डेवलप कर सके। इस ओवा में देख रहे हैं कि बिल्कुल कुमुलस सेल्स बिल्कुल नहीं है, बराबर है। ये ओपीयू जो ओवा पिकअप पता है उसका प्रोसीजर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक अल्ट्रासाउंड का मशीन है जो ये प्रोब गाइडेड एस्पिरेशन टेक्निक है, वैसे टेक्निक है। तो इसमें हम लोग प्रोब्स को अंदर डालते हैं और उसको
जो ओवरी के ऊपर में जो फॉलिकल है उसको हम लोग स्क्रीन पे प्रिसाइजली देख सकते हैं। ये देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि चूंकि अंदर में आप दिखता नहीं है, आपको प्रोब के हिसाब से ही आपको पिक करना है फॉलिकल को और उसको उस साइड को बाहर निकालना है। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड सिस्टम का होना जरूरी है। साथ में उस साइड पिकअप असेंबली का होना है, पंप का होना भी बहुत जरूरी है। ये भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड उस साइड का कलेक्शन का एक पूरा असेंबली बना हुआ है। ये इससे प्रॉब्लम ये होता है इनिशियली कि एनिमल्स को चूंकि वैसे टेक्निक जैसा बताया तो एनिमल को प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जो ट्रेविस फ्लशिंग ट्रेविस इस्तेमाल होता है, इसमें आप एनिमल्स को बिल्कुल प्रिसाइजली उसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं और ये ऑपरेशन करना आसान होता है। क्योंकि कई बार एनिमल्स को अगर प्रॉपर्ली आप सिक्योर नहीं किए हैं तो जब आप निडल से प्रिक करेंगे तो वो एनिमल्स को थोड़ा दर्द होगा और वो छटपटाएगी। इसके लिए पहले से भी हम लोग लोकल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करते हैं। अब 2% जाइलोकेन सॉल्यूशन का इस्तेमाल जनरली एपिडर्मल दे दिया जाता है। एपिड्यूरल देने का एक फायदा ये है कि अंदर का जो जेनिटल ऑर्गन्स है उसमें जो बेलोइंग होता है, जो मूवमेंट होता है उसको भी रोक सकते हैं। कई बार जो फ्यूरियस टाइप के एनिमल्स हैं जो काफ़ी बढ़िया एनिमल है लेकिन फ्यूरियस भी हैं, तो उसमें ओपीयू करने के लिए कई बार हम लोग जनरल एनेस्थेसिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जनरली अप टू 2 to 3 ml कई बार यूज करना पड़ता है जो काफ़ी फ्यूरियस एनिमल्स हैं। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जाइलोकेन 5 to 10 ml जनरली यूज करते हैं। ये सर आईवीएफ का टेक्निक है। आईवीएफ एक्चुअली आईवीएफ में सबसे पहला उसाइड कलेक्शन जिसको ओपीयू बोलते हैं, उसके बाद मैच्योरेशन करते हैं जिसको आईवीएम बोलते हैं। आईवीएम में जो हम लोग सिलेक्ट किए वास मीडिया से अलग करके उसको हम लोग इंक्यूबेट करते हैं 38.5 डिग्री सेल्सियस पे। इसके लिए एक स्पेसिफिक CO2 इंक्यूबेटर से उसमें रखते हैं। ये जनरली 24 to 26 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम लोग मैच्योरिंग करते हैं। मैच्योरिंग करने से जो चेंज आता है इसमें कि जो भी उस साइड्स में कुमुलस सेल्स ऊपर जो बिल्कुल क्लोजली वो सटे हुए रहते हैं वो थोड़ा सेग्रीगेट हो जाता है और वो उस साइड्स आपको क्लियरली दिखने लगेगा। तो अगर इस टाइप का सीन 24-25 आवर के बाद दिख रहा है इसमें वो उस साइड बिल्कुल प्रॉपर्ली मैच्योर हो चुके हैं एंड इट्स रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसको पहले आईवीएफ करने से पहले उसको हम लोग डिनेंडेशन करते हैं। डिनेंडेशन कई बार हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद भी करते हैं, वो ज़्यादा एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। तो जो मैच्योर ओसाइट्स है उसको हम लोग फर्टिलाइज करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाई यील्डिंग जेनेटिकली प्रूवन जिसको प्रोजेनी टेस्टेड बुल बोलते हैं उसके सीमेन को हम लोग 2 स्ट्रॉ यूजुअली लेते हैं। स्ट्रॉ को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके कंसंट्रेट स्पर्मेटोजोआ नीचे का लेते हैं और वो कैलकुलेटेड अमाउंट ही सीमेन का हम लोग उस प्लेट में डालते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें डालने के बाद इसको हम लोग इंक्यूबेटर में वापस रख देते हैं। इसका ध्यान ये रखें कि 1 to 2 मिलियन पर एमएल स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए। ये फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का जो पीरियड है करीब 15 से 19 घंटा के बीच चलता है। जनरली जो इंडिजिनस एनिमल्स हैं उसमें करीब 17 घंटा के आसपास फर्टिलाइजेशन के लिए टाइम देते हैं इंक्यूबेशन में। तो इसके फर्टिलाइजेशन मतलब कि वो ओवा उसमें ऑलरेडी पहले से है, कई ओवा है फेटलिटीज में और उसमें आपने कैलकुलेटेड अमाउंट स्पर्मेटोजोआ डाल दिया और उसको आप एज सच उसको इंक्यूबेटर में रख देंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो करीब 17-18 घंटे बाद उसको वापस निकालेंगे और जो भी कुमुलस सेल्स ऊपर के हैं, क्योंकि हम जानते हैं बाय नेचर कि एक ओसाइट्स में एक स्पर्मेटोजोआ एंटर करेगा तो उसमें कई सारे डेड स्पर्मेटोजोआ उसके आउटर लेयर में स्पर्म सेल काफी चिपके रहते हैं, तो उनको वॉश करना जरूरी है। उसके लिए अगेन उसको हम वॉशिंग मीडिया में उसको डिन्यूट करते हैं। डिन्यूट के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप पिपेट लेकर के विग्रसली इसको पिपेट में लेकर के वापस छोड़े, उससे जो भी कुमुलस सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं और कुछ डिविसेस भी बाहर में रह गए हैं वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे और बिल्कुल फर्टिलाइज्ड ओवा में जाइगोट को हम लोग वापस कल्चर मीडिया में रखेंगे, उसको अलग अलग निकाल करके। ये सब ऊपर में देख रहे हैं ये हमारा जो ओसाइट्स है,
ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये जो दोनों न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस दिख रहा है, ये फर्टिलाइज जायगोट है। ये फिर जैसे ही फर्टिलाइज होगा उसको हम लोग करीब 7 दिन तक कल्चर के लिए रखेंगे, उसको IVC बोलते हैं, इन विट्रो कल्चर। तो कल्चर में रखने के बाद वो 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज में आएगा। उसको हम लोग डिवीजन को हम लोग देख भी सकते हैं, जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप में आप क्लियरली इसको देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। और ये फिर करीब 8वें दिन 7वें 8वें दिन ये ब्लास्टोसिस स्टेज में आ जाएगा। ये सब उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देख रहे हैं कि 8वें दिन करीब ये ब्लास्टोसिस स्टेज में आ गया। यही स्टेज होता है जब वो हैचिंग स्टार्ट होता है, यानी कि जो बाहर का आउटर लेयर है, जोना पेरोक्सिडा कोरोना रेडिएटा का लेयर है, तो करीब ये मोरला स्टेज तक वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट ही रहेगा, स्फेरिकल शेप में ही रहेगा, सेल अंदर में डिवाइड करता रहेगा। उसके बाद ये ब्लास्टुला स्टेज में हैच करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे बढ़िया स्टेज जो होता है, जिस स्टेज में हम उसको ट्रांसफर करें, ये बिल्कुल हैचिंग स्टार्ट हो उस पीरियड में, क्योंकि हैचिंग ज़्यादा हो जाएगा तो अंदर का बहुत सारे सेल्स जो है वो बाहर निकल जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम आएगा उसको ट्रांसफर के पीरियड में। तो हम लोग ध्यान रखें कि 7 to 8 डेज हम लोग उसको वॉच करते रहेंगे, सेल डिवीजन को प्रॉपरली देखते रहते हैं, सो दैट कि वो एप्रोप्रिएट टाइम जब उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ये सब क्लियरली डेवलपमेंटल स्टेज को आप देख सकते हैं। ये 2 सेल स्टेज है, ये करीब 8 सेल, ये जो ब्लास्टोसिस स्टेज है, जिस स्टेज में इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग जो ओवा है उसको हम लोग देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ओवा में सारा कुछ आप सारा प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो किए, इट डजंट मीन कि वो फर्टिलाइज हो ही गया। कई बार ओवा, कई ओवा जैसे आप 20 ओवा को इकट्ठे आप रख के फर्टिलाइज करा रहे हैं, तो कल्चर के दौरान हम लोग उसको देख सकते हैं कि कौन सा ओवा फर्टिलाइज नहीं किया है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये सर बहुत सारे इसका एप्लीकेशन है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में ये मेन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हाई जेनेटिक पोटेंशियल एनिमल को हम लोग तेजी से विकास कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रोलिफरेट कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रोजेक्ट भी हमारे देश में काफ़ी तेजी से चल रहा है। इसको मेनली इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में इंडिजिनस एनिमल को, चूँकि इंडिजिनस एनिमल के बारे में हम लोग जानते हैं, ये A2A2 मिल्क प्रोड्यूस करता है, हमारे ब्रीडिंग बेल्ट का है। मोस्ट ऑफ मिल्क ब्रीड जो है वो डिजर्ट जोन में डेवलप हुए हैं, तो काफ़ी हार्डी है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जो भी क्रॉस ब्रीड्स है, फ्रिजियन के क्रॉस ब्रीड या जर्सी के, इन पे काफ़ी क्लाइमेटिक स्ट्रेस काफ़ी फेस कर रहे हैं। गर्मियों में खास करके HF की गायों को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से उनका रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, हेल्थ सारा कुछ इफेक्ट होता है। तो इसका बढ़िया अल्टरनेटिव है कि हमारा जो इंडिजिनस एनिमल है उसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग करें और उसमें हम लोग इस टाइप का IVF और इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उनको जनरेशन टू जनरेशन इम्प्रूव करें। तो ये भी मिल्क हमारे उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा हेल्दी प्रोड्यूस करेंगे और हमारा मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा सस्टेन प्रोडक्शन होगा। चूँकि हम लोग जो क्रॉस ब्रीड्स में जो प्रॉब्लम आ रहा है विंटर्स में, समर्स में, विंटर्स में भी प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। ये स्टडी के लिए बहुत सारे जेनेटिक स्टडीज़ के लिए कई बार हम लोग ओवरी की जरूरत पड़ता है, तो वो ओवरी हम लोग स्लॉटर हाउस का ओवरी भी यूज कर सकते हैं। इसको स्टडी के लिए आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। जो जैसे अगर पैरेंटल हार्ट डाल के ओवरी को फिल करना चाहते हैं कि वो CL है या रिग्रेस CL है या फॉलिकल है, किस स्टेज का मैच्योर फॉलिकल है, बिल्कुल ओवर मैच्योर है, तो इसको फिल करने के लिए ये ओवरी से स्लॉटर हाउस का ओवरी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थंब से इसको टच करके देख सकते हैं कि वो किस टाइप से फिल होगा मैच्योर होगा। चूँकि इस ओवरी को हम लोग बाहर से इसका फॉलिकल हम लोग आँख से भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वहाँ आप देख नहीं सकते हैं क्लियरली। तो उसको स्टडी के लिए और भी इसका क्लोनिंग वगैरह में भी उसका काफ़ी यूज है। थैंक यू।